rebirth in novel for revenge. एपिसोड 2। अभिमन्यु राजावत इंडस्ट्रीज का सीईओ और पूरे एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन, पूरी दुनिया में सिक्का चलता है अभिमन्यु राजावत अगर किसी काम में हाथ डाल दे तो कोई दूसरा बिजनेसमैन उसका में हाथ डालने की सोचता भी नहीं है। अभिमन्यु राजावत खुद में ही खौफ का दूसरा नाम है। जहां अभिमन्यु राजावत हो वहां कोई दूसरा खड़ा ही नहीं हो सकता। उनकी नज़र एक बिजनेस पार्टी में सनम मल्होत्रा के ऊपर पड़ी थी, तब से सनम मल्होत्रा के दीवाने हैं ये, लेकिन कभी सामने नहीं आई। लेकिन अब सनम की जिंदगी में एक जुनून और पागलपन की शुरुआत होने वाली थी। अल्फाया अभिमन्यु अपने असिस्टेंट की तरफ देखकर कहता है, राघव इंडिया चलने की तैयारी करो क्योंकि अब मैं अपनी रानीसा से ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकता। जैसे ही राघव ये सुनता है वह जल्दी से अभिमन्यु की तरफ देखकर कहता है, मैंने सारी तैयारी कर दी है, आप बस चलने की तैयारी कीजिए। अभिमन्यु जल्दी से टेबल पे से अपना को उठाकर बाहर की तरफ निकल जाता है। वहीं उसके पीछे पीछे राघव भी चला जाता है क्योंकि अगर वह जरा भी देर करेगा तो अभिमन्यु उसके साथ क्या करेगा। अभिमन्यु वहां से सीधा अपने प्राइवेट जेट में बैठ इंडिया के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अपनी जिंदगी में आने वाले इस नए तूफान से अनजान सनम अपने घर में सबके साथ समय बिता रही थी। जब सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे तो सनम सबकी तरफ देखकर कहती है, अटेंशन प्लीज, मुझे आप सब से एक अर्जेंट बात करनी है। सब लोग सनम की तरफ देखने लगते हैं। सनम नर्वस हो जाती है तो सब लोग इधर उधर देखने लगते हैं। सनम सबकी तरफ देखकर कहती है, मैंने फैसला किया है कि मैं आप ऑफिस जाया करूंगी। अक्षय सनम की तरफ देखकर कहता है, लेकिन बुढ़िया अभी तो तुम्हारी स्टडी कंप्लीट नहीं हुई है और तुम कंपनी जाओगी, ये तो सही नहीं है ना, तुम्हारी स्टडी इन सबसे इफेक्ट हो जाएगी। सनम अक्षय का हाथ पकड़कर कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, मैं पढ़ाई भी कर लिया करूंगी क्योंकि मैं अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से बात कर ली है, वह मुझे डेली नोट्स सेंड कर दिया करेंगे हैं। मैं कॉलेज नहीं जाना चाहती, मैं आप लोगों के साथ बिजनेस सीखना चाहती हूँ और उसके बाद खुद का बिजनेस खोलना चाहती हूँ। अगर आप लोग इसमें मेरा साथ दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सनम की बात सुनकर तीनों भाई के साथ साथ अनुज जी और हर्षवर्धन जी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है क्योंकि बचपन में सनम ऐसी ही तो थी, खुद के ऊपर डिपेंड होने वाली, खुद को सबसे ऊपर रखने वाली, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कुछ भी कर जाने वाली। दादाजी सनम की तरफ देखकर कहते हैं, लेकिन बुढ़िया जब हमारा खुद का इतना बड़ा बिजनेस है तो तुम्हें खुद का बिजनेस खोलने की क्या जरूरत है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें मल्होत्रा अंपायर का सीईओ बना देता हूँ, उसके बाद तुम्हारा हमसे बिजनेस करना और तुम्हारे सारे भाई, तुम्हारे पापा चाचा तुम्हें असिस्ट करेगी। वहीं अपने दादाजी की बात सुनकर सनम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और आंखों में नमी, क्योंकि पिछले जीवन में शर्म को कभी भी इतना प्यार, इतना पान केयर नहीं मिली थी जो उसे यहाँ आने के बाद मिल रही थी। वह बहुत खुश थी अपनी जिंदगी से और अब इस जिंदगी को वह अपना चुकी थी। उसे कभी कभी रियल सनम पर गुस्सा आता था कि इतनी अच्छी फैमिली होने के बाद वह सात्विक के प्यार में इतना पागल क्यों थी। सनम दादाजी के पास बैठ जाती है और कहती है, दादाजी आप चाहते हो कि दुनिया मुझे इसलिए जाने क्योंकि मेरे नाम के पीछे मल्होत्रा सरनेम लगा है, लेकिन मैं चाहती हूँ दुनिया मुझे सनम मल्होत्रा नाम से जाने और पापा और आपको देखकर बोले कि देखो वह है सनम मल्होत्रा के दादाजी। पापा और उसके छोटे पापा, उसे वक्त प्राउड फील होगा जब दुनिया आपको मेरे नाम से जानेगी और वह दिन बहुत जल्द आएगा। आप देखना, आपकी बेटी आपको अब कभी निराश नहीं करेगी फालतू के लोगों के चक्कर में। सबकी आंखें नम हो गई थी सनम की बात सुनकर। एक पिता एक दादा के लिए इससे बड़ी ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि लोग उन्हें उनके बच्चे के नाम से जाने। दादाजी सनम के सर पर हाथ रख के कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो हम आपको आज़ादी देते हैं, आप कीजिए आपके मनपसंद काम, आपके हर फैसले में, आपकी हर एक लड़ाई में आपके दादाजी आपके साथ हैं। वहीं बाकी सभी सनम के हाथ रख देते हैं। सनम खुशी से सबके गले लग जाती है और फिर अक्षय की तरफ देखकर कहती है, भाई आप भी जल्दी से शादी कर लो और थोड़ी देर में हमारी दूसरी भाभी भी आने वाली है तो उनके गृह प्रवेश की भी तो तैयारी करनी है। अब मुस्कुराते हुए घर की डेकोरेशन करवाने लग जाती है। बाकी सब अभी भी हाल में बैठे हुए थे। दादाजी सबकी तरफ देखकर कहते हैं, सनम में और उसे सर्वनाम में जमीन आसमान का अंतर है। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि ये दूसरी ही सनम है। हमारी सनम इतनी मैच्योर हो ही नहीं सकती थी, वह तो हर काम हम लोगों की मर्जी से करती थी। या हमारे नाम से याददाश्त जाने के बाद इंसान इस तरह बदलता है, ये तो हमें पता ही नहीं था, और अगर पता होता तो हम कब का अपनी बेटी को अपना बना चुके होते। सनम बाकी सब की तरफ देखकर कहती है कि मुझे कुछ सामान लेने के लिए मार्केट जाना है तो मेरे साथ आप में से कौन चलेगा। तो अक्षय सनम के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अक्षय और सनम दुकान पर पहुंचकर सामान लेने लगते हैं। वहीं अक्षय सनम के लिए कुछ कपड़े देखने लग गया था, तभी कोई सनम का हाथ पकड़कर उसे खींचकर एक साइड ले जाता है। जब सनम घूमकर अपने हाथ पकड़ने वाले को देखते हैं तो सनम की आंखें ठंडी हो जाती हैं।
सनम के सामने सात्विक खड़ा था। सात्विक सनम को दीवार से लगा उसके आसपास अपने हाथ रख कहता है, यह नया नाटक क्या है तुम्हारा? मुझे इग्नोर करके क्या साबित करना चाहती हो? मैं जानता हूँ ये सब कुछ तुम्हारा नाटक है मुझे हासिल करने के लिए, लेकिन मेरी एक बात कम खोल कर सुन लो, तुम अगर 7 पर्दों में रहकर भी वापस आ जाओ ना, तब भी मैं सात्विक शर्मा तुम्हें नहीं अपनाऊंगा। सनम एक झटके में सात्विक को खुद से दूर कर देती है और कहती है, मैं तुम जैसे इंसान के मुंह लगा भी पसंद नहीं करती, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। सात्विक शर्मा, सनम मल्होत्रा कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है जो तुम जैसे दो कौड़ी के आदमी के लिए अपना घर, अपना परिवार, अपनी रेपुटेशन को दे। और हाँ, तुम्हारे भौंकने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, आज तो तुमने मेरी बिना मर्जी के मेरा हाथ टच कर लिया, आइंदा अगर मेरी बिना मर्जी के मेरा हाथ टच किया ना, तो तुम्हारा हाथ उखाड़ कर दूसरे हाथ में पकड़ा दूंगी। सात्विक गुस्से में सनम के बालों को अपने हाथ में पकड़ लेता है और कहता है, बहुत उड़ने लगी हो ना, अगर तुम्हें धरती पर नहला दिया ना तो मेरा भी नाम सात्विक शर्मा नहीं। वही सनम एक झटके में सात्विक के हाथ को अपने बालों से हटा मोड़कर उसकी पीठ से लगा देती है और कहती है, जब तक मैं तुमसे प्यार करती थी तब तक तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त करती थी, लेकिन जिस दिन मुझे ये पता चला मेरी जान और मेरी इज्जत बचाने वाला कोई और था, उसे दिन के बाद मेरे आसपास भी माता जाना, क्योंकि तुम असली सनम मल्होत्रा को जानते नहीं हो। तुम्हारे सामने जो थी वह सिर्फ कुछ % थे सनम की, लेकिन अगर पूरी सनम मल्होत्रा तुम्हारे सामने आ गई ना, तो जीते जी नरक के दर्शन हो जाएंगे। तभी सात्विक के एक झटके में अपना हाथ छोड़ा सनम के बालों को पकड़कर खींच लेता है और उसके चेहरे को ऊपर करके कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम यह नया नाटक करोगी, मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगी तो मैं हो जाऊंगा। सनम अपने घुटने को उठाकर सात्विक के प्राइवेट पार्ट में मार देती है। पैसे ही सात्विक की पकड़ सनम के बालों पर ढीली पड़ जाती है और सनम सात्विक से दूर हटकर सात्विक के चेहरे को पढ़कर रहती है, ये तुम्हारी आखिरी गलती थी, इसके बाद कोई गलती मत करना, वरना सनम मल्होत्रा वह तांडव मचाएगी कि अपनी जिंदगी पर भी तुम्हें अफसोस होगा कि तुम इस दुनिया में आए ही क्यों। और तुम्हें क्या लगता है मैं जानती नहीं कि तुमने वह सब नाटक क्यों किया? अच्छे से जानती हूँ कि तुमने वह नाटक सिर्फ इसलिए किया क्योंकि तुम मेरे भाई से पैसे लेना चाहते थे अपने बिजनेस के लिए, वरना जब तुम्हें पता ही था कि मेरी जान और जिंदगी बचाने वाले तुम नहीं थे तो क्यों तुमने मेरे भाई को बोला कि तुमने मेरी जान और इज्जत बचाई थी? अगर इतनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट देना तो मुंह पर मना करते उनके और मुझसे कहते कि तुम्हारी जान बचाने वाला मैं नहीं था, तब मैं मानती तुम्हें कि तुम लॉयल इंसान हो। सात्विक हैरानी से सनम के चेहरे को देख रहा था। सनम उसके चेहरे को अपने हाथों से दबाते हुए कहती है, आइंदा से मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना, वरना अभी तो तुम्हें गाली का कुत्ता बनाया है, फिर तुम्हें कुत्ते की तरह दर्द ठोकरे खाने पर भी मजबूर कर दूंगी मैं, इसलिए आइंदा से अपनी यह बेहयात शक्ल लेकर मेरे सामने मत आना। वही दूर खड़ा अक्षय सनम और सात्विक की सारी बातें सुन रहा था। आज उसे अपनी बहन एक अलग ही रूप में दिखाई दे रही थी। उसे कभी नहीं पता था कि उसकी बहन की कोई ऐसी साइड भी है जिसके बारे में वह बिल्कुल अनजान है। उसने तो हमेशा अपनी बहन को एक बिगड़ी हुई लड़की के रूप में ही देखा था। वह इतनी मेच्योर और इतनी धाकड़ कैसे हो गई थी उसे तो पता ही नहीं था, या उसकी बहन के साथ ऐसा कुछ हुआ कि उसने खुद को इस तरह बदल लिया। सनम जैसे ही वहां से जाने वाली होती है, सात्विक जल्दी से सनम के एक पर पाक को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सनम साइड से होकर निकल जाती है और कहती है, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती ना, वैसे ही तुम जैसे इंसान कभी सीधा नहीं हो सकता। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, दोबारा से मेरे सामने मत आ जाना, वरना तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी मैं। और अपने पैर को जानबूझकर सात्विक के हाथ पैर रखकर निकल जाती है। वही सात्विक की आंखों में गुस्सा, नफरत, बदले की भावना दिखाई दे रही थी, क्योंकि आज सनम ने सात्विक की जो बेइज्जती की थी वह तो नेक्स्ट लेवल की हो गई थी। और सात्विक को सनम ने कुत्ता तक बोल दिया था। ये चीज सात्विक कैसे भूल सकता था, लेकिन अनजान था सात्विक इस बात से कि सनम के 1 2 3 प्रोटेक्टर नहीं थे, बल्कि सबसे बड़ा प्रोटेक्टर तो आने वाला था। अगर उसे पता चला कि सात्विक सनम को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहा है तो सात्विक की दुनिया ही बदल देगा, या उसे इस दुनिया से ही बाहर कर देगा। अक्षय जल्दी से वहां से हटकर बिलिंग काउंटर पर पहुंच जाता है। शर्म आती है और अक्षय की तरफ देखकर कहती है, भाई आपकी शॉपिंग हो गई? अक्षय हाँ बोल देता है तो सनम वहां से अक्षय के साथ अपनी गाड़ी में बैठ दोबारा मल्होत्रा मेंशन के लिए निकल जाती है। सनम खामोश रास्तों को देख रही थी। वहीं अक्षय सनम के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। वहां जो कुछ भी हुआ अक्षय ने उसका वीडियो बनाकर अपने फैमिली ग्रुप में भेज दिया था, जिसमें सनम के अलावा पूरी फैमिली थी, यहाँ तक के दादा दादी तक उसे ग्रुप में शामिल थे। इस ग्रुप में अभी तक सनम को ऐड नहीं किया गया था, क्योंकि सनम ने खुद ही इस ग्रुप से खुद को एक्सेप्ट किया था, इसीलिए दोबारा किसी ने उन्हें
इस ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया। वही सब लोग उसे वीडियो को देखकर शक्ति में आ गए थे। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी यह बिगड़ी हुई सनम इतनी मिर्ची और इतनी खतरनाक कब से बन गई थी। वहीं अगर सबसे ज्यादा कोई खुश था तो वह हर्षवर्धन जी थे, क्योंकि वह समझ चुके थे अब उनकी बेटी को प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह खुद में ही एक आग का गोला थी। अगर कोई उसके पास आने की कोशिश करेगा तो जलकर राख हो जाएगा। अर्जुन अक्षरा के घर पर बैठकर वह वीडियो देख रहा था। अक्षरा भी उसके पास बैठी वह वीडियो देख रही थी। अक्षरा हैरानी से अर्जुन की तरफ देखकर कहती है, आपकी बहन इतनी खतरनाक है, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो भैया सनम को कभी भी परेशान नहीं करूंगी, वरना पता चला उसने मेरी भी इसी तरीके से धज्जियां उड़ा दी तो मैं क्या करूंगी। वहीं अक्षरा की बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि वह जानता था उसकी बहन ऐसी नहीं थी। शायद वक्त और हालातों ने उसे ऐसा बना दिया था, वरना उसकी बहन तो एक कांच की गुड़िया की तरह थी और सब लोगों से कांच की गुड़िया की तरह ही ट्वीट करते थे। लेकिन आज जो सनम उनके सामने थी वह तो खुद में ही एक आइटम बम था, जो कभी भी कहीं भी किसी के ऊपर भी फट सकता था और उसकी चपेट में आने वाला इंसान अपने वजूद तक को खो सकता था। अर्जुन अक्षरा की तरफ देखकर कहता है, जल्दी से तैयार होकर चलो, अगर हमसे पहले वह घर पहुंच गई ना तो सोच लेना फिर तुम्हारे साथ क्या करेगी। सनम के नाम का खौफ उसकी तीनों भाभियों में इस तरह हुआ था कि अक्षर जल्दी से वहां से अपने कमरे की तरह भाग जाती है। वहीं अक्षर को इस तरह जाते देखा अर्जुन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अक्षय के फोन पर बार बार तारा को कॉल आ रहा था और अक्षय बार बार तारा के कॉल को कट कर रहा था। तभी सनम बिना खोले अक्षय से कहती है, भाई उठा लो, भाभी परेशान हो रही है। अक्षय जल्दी से फोन उठाकर अपने कान से लगता है तो दूसरी तरफ से तारा की आवाज आती है, अक्षय कहाँ हो तुम, और यह सनम इतना कैसे बदल गई। जब तक मैं इंडिया से गई थी तब तक तो ये सात्विक के पीछे पागल थी, और जब मैं इंडिया आई तो वह पूरी तरीके से बदल चुकी। कहीं ये सनम की जगह तुम किसी और को तो नहीं उठा लाया अपने घर। वहीं अक्षय धीमी आवाज में तारा से कहता है, वह मेरे पास बैठी है, अगर तुम चाहती हो कि आज शाम को वह तुम्हारी बैंड बजाए तो बकवास करते रहो। जैसे ही तारा ये सुनती है कि सनम अक्षय के पास बैठी है, तारा जल्दी से फोन कट कर देती है, क्योंकि उसे इस डेविल से पंगा नहीं लेना था। तारा की इस हरकत पर अक्षय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह फोन को अपनी पॉकेट में रखकर सनम की तरफ देखने लगता है। सनम अभी भी अपनी आंखें बंद करे बैठी थी और अपनी आंखों को बिना खोले ही अक्षय से कहती है, मेरे चेहरे पर कुछ लिखा है क्या जो आप इसने गौर से पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। अक्षय के फोन पर बार बार तारा को कॉल आ रहा था और अक्षय बार बार तारा के कॉल को कट कर रहा था। तभी सनम बिना खोले अक्षय से कहती है, भाई उठा लो, भाभी परेशान हो रही है। अक्षय जल्दी से फोन उठाकर अपने कान से लगता है तो दूसरी तरफ से तारा की आवाज आती है, अक्षय कहाँ हो तुम, और यह सनम इतना कैसे बदल गई। जब तक मैं इंडिया से गई थी तब तक तो ये सात्विक के पीछे पागल थी, और जब मैं इंडिया आई तो वह पूरी तरीके से बदल चुकी। कहीं ये सनम की जगह तुम किसी और को तो नहीं उठा लाया अपने घर। वहीं अक्षय धीमी आवाज में तारा से कहता है, वह मेरे पास बैठी है, अगर तुम चाहती हो कि आज शाम को वह तुम्हारी बैंड बजाए तो बकवास करते रहो। जैसे ही तारा ये सुनती है कि सनम अक्षय के पास बैठी है, तारा जल्दी से फोन कट कर देती है, क्योंकि उसे इस डेविल से पंगा नहीं लेना था। तारा की इस हरकत पर अक्षय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह फोन को अपनी पॉकेट में रखकर सनम की तरफ देखने लगता है। सनम अभी भी अपनी आंखें बंद करे बैठी थी और अपनी आंखों को बिना खोले ही अक्षय से कहती है, मेरे चेहरे पर कुछ लिखा है क्या जो आप इसने गौर से पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। अक्षय सनम की बात सुनकर हड़बड़ा जाता है और कहता है, कुछ नहीं, बस देख रहा था कि एक हफ्ते में मेरी बहन कितना बदल गई है। कल तक तुम्हारी वजह से सब परेशान रहते थे, लेकिन आप सब तुम्हारी तरफ से निश्चित है। सबको ये लगता है कि तुम्हारे सामने कोई भी मुसीबत आएगी या कुछ भी आएगा तुम सब संभाल लोगी। सनम अपनी आंखें खोलकर अक्षय की तरफ देखती है। सनम एक गहरी सांस भरकर कहती है, पता नहीं भाई, ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी जिंदगी में कोई तूफान आने वाला है और वह तूफान हम सब की जिंदगियों को हिलाकर रख देगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि इतनी शांति जिंदगी में होना मतलब तूफान के पहले की शांति माना जाता है। सनम की बात सुनकर अक्षय सनम के सर को अपने कंधे पर रखकर कहता है, कुछ नहीं होगा, सब बेस्ट है, तो फिट मत कर, और तेरे भाई पापा चाचू सब है ना तेरे साथ, फिर तुझे किस बात की टेंशन है। तुम तो दूसरों को टेंशन दो, खुद कोई टेंशन मत लो। अक्षय की बात सुनकर सनम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वह अपनी आंखें फिर से बंद कर लेती है, क्योंकि आज सनम के सर में सुबह से बहुत दर्द हो रहा था और ऊपर से सात्वी के साथ बहस में उसके दर्द को बढ़ा ही दिया था। एयरपोर्ट पर हलचल मची हुई थी, क्योंकि सबको पता चल गया था कि राजावत खानदान का इकलौता वारिस अभिमन्यु राजावत आज इंडिया आने वाला है। एयरपोर्ट पर भारी मात्रा में भीड़ करती थी और ज्यादा से ज्यादा उससे भीड़ में
लड़कियां थी क्योंकि सब लोग अभिमन्यु की एक झलक देखने के लिए पागल हुए जा रहे थे। वहीं अपने प्राइवेट जेट से अभिमन्यु बाहर आता है, चारों तरफ देखकर राघव से कहता है पीछे के दरवाजे से चलो क्योंकि आगे के दरवाजे पर क्लाउड बहुत है, तुम जानते हो ना, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। थोड़ी देर में अभिमन्यु वहां से निकल जाता है और जैसे ये खबर मीडिया वालों को लगती है, बोलो फिर से परेशान हो जाते हैं क्योंकि वह आज फिर अभिमन्यु को कैप्चर नहीं कर पाए थे। कल रात से हो या डेरा जमाए बैठे थे लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा था। अभिमन्यु अपनी गाड़ी में अपने लैपटॉप पर मेल चेक कर रहा था। अभिमन्यु का मोबाइल बजने लगता है। जी अभिमन्यु का पर्सनल फोन था जिस पर उसकी माँ, बाबा, दादा, दादी और बहन, छोटे भाई के अलावा कोई कॉल नहीं कर सकता था, इसलिए वह बिना ही देख फोन अटेंड करके अपने काम से लगा लेता है। दूसरी तरफ से एक भरी और रफ्तार आवाज सुनाई देती है, आप इंडिया आ गए और आपने अपनी माँ को बताया भी नहीं, इतने पर आए तो नहीं हुए हैं हम। अभी अपनी आवाज को विनम्र करते हुए कहता है ऐसी बात नहीं है माता, मैं अर्जेंट काम से इंडिया आया था इसलिए आपको कोई सूचना नहीं दे पाया। आपसे करना करे थोड़े ही दिन में मैं आपसे मिलने आऊंगा, लेकिन अभी ऑफिस में काम बहुत है इसलिए एक हफ्ते तो मैं नहीं आ सकता। दूसरी तरफ से अभिमन्यु की माँ वैष्णवी जी अपनी इस आवाज में रहती है, आपके घर लाने के लिए बंदोबस्त कर दिया है हमने, आपके लिए लड़की पसंद की है, जल्दी से आकर पसंद कीजिए और शादी कर लीजिए। हम जानते हैं शादी हो जाने के बाद आप दिन में कहीं भी रहो लेकिन शाम को लौटकर घर वापस आ ही जाओगे। शादी की बात सुनकर अभिमन्यु के चेहरे पर गुस्से की झलक आ जाती है। तभी वह गुस्सा शांत करने के लिए अपनी आंखों को बंद करता है तो उसकी आंखों के सामने सनम का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ जाता है और उसी के साथ अभिमन्यु का सारा गुस्सा शांत हो जाता है। अभिमन्यु अपनी भरी और कठोर आवाज में सख्त तरीके से कहता है, माँ आपको कितनी बार बोला है मैं भी शादी नहीं करना चाहता और जब शादी करूंगा तो अपनी पसंद की लड़की से करूंगा, ऐसे ही किसी अनजान को अपने गले में घंटी की तरह काम नहीं लूंगा। मैं तो आपसे करना करे और हाँ, लड़की हम पसंद कर चुके हैं, जिस दिन लड़की की तरफ से हाँ हो जाएगी उसे दिन आपको आकर बता देंगे, तब तक आपकी शादी की माला जपना बंद कीजिए और फोन कट कर देता है। अभिमन्यु की बात सुनकर पूरा परिवार सत्य में आ गया था क्योंकि फोन स्पीकर पर था और पूरा परिवार वैष्णवी जी और अभिमन्यु की बातें सुन रहा था। अभिमन्यु के पापा राघवेंद्र राजावत अपने पिताजी मिस्टर मानवेंद्र राजावत की तरफ देखकर कहते हैं, बाबा साहब हमें लगता है हमें अभिमन्यु को शादी के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, आप जानते हैं वह कितने देती है, अगर हमने उनके साथ थोड़ी सी भी शक्ति करने की कोशिश की तो इस घर में भूकंप आ जाएगा और हम अपने घर में शांति चाहते हैं। अगर वह अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है। दादाजी दादी माँ की तरफ देखते हैं तो वह भी हाँ कह देती है। दादाजी राघवेंद्र जी की तरफ देखकर कहते हैं, आप फिक्र ना करें बेटा, हमें भी अभिमन्यु के लव मैरिज करने से कोई दिक्कत नहीं है। तभी वैष्णवी जी की आवाज आती है, हमें दिक्कत है और हम अपने बेटे की लव मैरिज कभी नहीं होने देंगे। आप जानते हैं ना, देवर जी ने लव मैरिज की थी और उसके बाद क्या हुआ था, कितना दर्दनाक अंत हुआ था देवर जी की लव मैरिज का, और हम अपने बेटे की किस्मत में ऐसा दर्द कभी नहीं आने देंगे, इसलिए हम लव मैरिज के साथ खिलाफ है। अगर हमारे बेटे ने हमारे खिलाफ जाकर कुछ भी कदम उठाया तो फिर हम भी वैष्णवी राघवेंद्र राजावत है, हम अगर अपनी पढ़ाई तो कोई हमें रोक नहीं पाएगा। दादी माँ वैष्णवी जी के कंधे पर हाथ रखे रहती है, इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं है, वैष्णवी शांत रहिए और एक बार अभिमन्यु की पसंद से मिलने में कोई बुराई नहीं है। अगर हमें वह लड़की पसंद नहीं आएगी तो हम कभी भी अभिमन्यु की शादी उससे नहीं होने देंगे, चाहे अभिमन्यु जिंदगी भर बिना शादी के ही रहे, लेकिन हम किसी गलत लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं होने देंगे, इसलिए खुद को शांत रखिए। अगर अभी आप बगावत करेंगे तो अभिमन्यु आपसे ज्यादा बगावत करेंगे और तांडव मचा देंगे पूरे घर में, इसलिए शांत रहिए और उनकी पसंद को ऑब्जर्व कीजिए। सब बड़े आपस में बातें कर रहे थे लेकिन वहाँ दो लोग ऐसे थे जो अभिमन्यु की बात सुनकर खुश हो जाते हैं कि अगर अभिमन्यु लव मैरिज कर सकता है तो शायद आगे चलकर वह दोनों भी करना है, लेकिन वह अपने चेहरे पर ऐसी कोई भी भावना आने नहीं देते, वरना वैष्णवी जी उन दोनों का घर से बाहर निकलना बंद कर देती। वहीं अभिमन्यु की छोटी बहन राधिका और अभिमन्यु का छोटा भाई निखिल चुपचाप वहां से उठकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं क्योंकि वह जानते थे अगर बड़ों की नज़र उन पर पड़ गई तो उनकी जिंदगी का आखिरी दिन हो जाता, इसलिए वह चुपचाप अपने कमरे में जाकर सोचने लगते हैं कि कौन लड़की है, कौन है वह कुछ नसीब जिसको अभिमन्यु राजावत ने पसंद किया है। अभिमन्यु की भावनाओं से अनजान सनम अपने घर पर अपनी भाभीियों के वेलकम की तैयारी कर रही थी और हर्षवर्धन जी ने तय कर लिया था कि वह अक्षय की भी कोर्ट मैरिज कर देंगे और उसके बाद अपने तीनों बेटों की शादी का एक बहुत ही ग्रैंड रिसेप्शन देंगे जिसमें वह सबको बुलाएंगे, इसीलिए उन्होंने तय कर लिया था कि कल अक्षय और तारा की भी कोर्ट मैरिज कर दी जाए, उसके बाद अच्छा सा मुहूर्त देखकर उनका रिसेप्शन कर देंगे। सनम तो बहुत खुश थी, इस जिंदगी में आकर उसे बहुत कुछ मिल गया था, परिवार का साथ, परिवार का प्यार, 3 भाई 3 भाभीियों, 2 माता का प्यार, तो पिताओं का स्नेह, दादा दादी का आशीर्वाद, लेकिन उसे दुख भी होता था कि वह अपनी जिंदगी ना जीकर वह किसी और की जिंदगी की रही थी, उधर की जिंदगी की रही थी, वह उसे ऐसा लगता था, लेकिन फिर अपने आप को शांत करके अक्षय की शादी की तैयारी में लग जाती है।
अगली सुबह पूरे मल्होत्रा मेंशन में अफरा तफरी मची हुई थी क्योंकि आज एक बहू का गृह प्रवेश था तो दूसरी बहू आज पहली बार अपने ससुराल आ रही थी। वहीं महिमा भी बहुत खुश थी कि चलो उसके बाद भी उसकी दो देवरानियां इस घर में आ गई, अगर कभी शर्म नाराज होगी तो वह तीनों मिलकर उसका गुस्सा सहन कर लेंगे। वही हर्षवर्धन जी के पास ऑफिस से कॉल आता है कि राजावत इंडस्ट्रीज ने उनका प्रपोज एक्सेप्ट कर लिया है, वह उनके साथ प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार है। अब हर्षवर्धन जी परेशान थे कि वह अपने की बेटे को भेजे, लेकिन वह अपने बेटा को नहीं भेज सकते थे। लेकिन तभी उनकी नज़र सनम पर जाती है। वह सनम को अपने पास बुलाकर उसे सारी बात बताते हैं तो सनम अपने पापा की बात सुनकर रहती है, ठीक है मैं चली जाती हूँ, इसमें क्या है, उन तीनों का यहाँ रहना जरूरी है। हर्षवर्धन जी को थोड़ी परेशानी हो रही थी क्योंकि वह राजावत इंडस्ट्रीज के CEO अभिमन्यु राजावत के बारे में जानते थे। वह बहुत ही गुस्से वाला आदमी था और वह अपनी बेटी को ऐसे किसी आदमी की नज़रों में आने देना नहीं चाहते थे। आधे घंटे में सनम तैयार होकर मल्होत्रा कंपनी के लिए निकल जाती है। वहीं उसके तीनों भाइयों को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन सनम ने अपने भाइयों को समझा दिया था कि अभी उनकी भाभियों को उन तीनों की जरूरत है और वह जल्दी ही प्रेजेंटेशन देकर वापस आ जाएगी। सनम की कर मल्होत्रा कंपनी के बाहर रुकती है। तुरंत ही एक बॉडीगार्ड जाकर गेट खोल देता है। अपने बिजनेस सूट में सनम बाहर निकलती है। उसने इस वक्त ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना था। वह अप्सरा की तरह खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर एटीट्यूड साफ झलक रहा था। उसकी चाल में एक रॉयल तिथि, ऐसा लग रहा था कि कहानी की रानी चलकर आ रही हो। वह जैसे जैसे जा रही थी वैसे वैसे ऑफिस के एम्प्लॉय की नज़र उसके ऊपर जाती थी, लेकिन कोई भी सनम को कुछ बोल नहीं सकता था। सब लोग उसे गुड मॉर्निंग विश करके अपनी अपनी जगह खड़े हो गए थे। वही सनम भी सबसे प्यार से गुड मॉर्निंग विश करती है और अपनी प्राइवेट लिफ्ट से CEO के केबिन में चली जाती है। वहां जाकर वह प्रेजेंटेशन को अच्छे से रीड करती है। थोड़ी देर में समीर का असिस्टेंट आकर सनम को बताता है कि राजावत इंडस्ट्रीज के CEO कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंच चुके हैं। ये सुनकर सनम भी अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहां से कॉन्फ्रेंस हॉल के लिए निकल जाती है। जैसे ही कॉन्फ्रेंस हॉल का गेट खोल सनम अंदर जाती है, अभिमन्यु की नजरें तो सनम के ऊपर चिपक कर रह जाती है। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी आंखों से ही सनम को स्कैन कर लेगा। वही सनम के एटीट्यूड, उसके कॉन्फिडेंस को अभिमन्यु बहुत ही बारीकी से देख रहा था और आज उसे अपने पसंद पर गर्व हो रहा था। सनम अभिमन्यु से हाथ मिलाकर अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाती है और अभिमन्यु अपने इस हाथ को देख रहा था जिससे थोड़ी देर पहले सनम ने पकड़ा था। अभी तक सनम की नजरें अभिमन्यु पर नहीं गई थी। नहीं, सनम अभिमन्यु की तरफ देखकर कहती है मीटिंग स्टार्ट करें, हमें अर्जेंटली में कहीं जाना है। मीटिंग के बाद अभिमन्यु ओके बोल देता है। सनम प्रेजेंटेशन देने लगती है। सनम का प्रेजेंटेशन देने का तरीका देखकर अभिमन्यु इम्प्रेस हुए बिना नहीं रहा। उसे सच में आज अपनी पसंद पर बहुत प्राउड फील हो रहा था। अब वह जानता था कि सनम उसके खानदान को और वहाँ के रीति रिवाज को बहुत अच्छे से निभा लगी, इसलिए अब उसका जुनून और पागलपन सनम के लिए और बढ़ गया था। अनजान थी सनम इस बात से किसी और को अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब हो गई है। जैसे ही प्रेजेंटेशन बंद होता है और कॉन्फ्रेंस हॉल की लाइट जलती है, वैसे ही उसे कॉन्फ्रेंस हॉल में तली की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगती है। सबसे पहले ताली बजाने वाला कोई और नहीं अभिमन्यु था। आज पहली बार अभिमन्यु ने किसी के लिए खड़े होकर अपना सम्मान दिखाया था। वही सनम के चेहरे पर कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है और वह अभिमन्यु से हाथ मिलाकर रहती है। तो प्रोजेक्ट पक्का। अभिमन्यु सनम का हाथ इस तरह पकड़ के कहता है, जी बिल्कुल, चलिए पेपर साइन कर लेते हैं और उसके बाद कल से ही काम स्टार्ट कर देते हैं। सर, आपको ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वह अभिमन्यु की तरफ देखकर कहती है, लेकिन ये प्रोजेक्ट मैंने मेरे बड़े भाई देखेंगे। सनम की बात सुनकर अभिमन्यु के चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगता है, लेकिन वह अपने गुस्से को बाहर नहीं आने देता। तभी अभिमन्यु सनम की तरफ देखकर कहता है, देखिए मिस मल्होत्रा, प्रेजेंटेशन आपने दी, इंप्रेशन आपका बना, तो ये प्रोजेक्ट भी आपको ही करना होगा। अदरवाइज मैं ये प्रोजेक्ट किसी और कंपनी को दे दूंगा, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के साथ काम करना पता ही नहीं चाहता जो प्रेजेंटेशन कोई और बनाए थे कोई और उसे पर कम करे कोई और। वही अभिमन्यु की बात सुनकर सनम को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ ना कहकर कहती है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट नहीं हैंडल करूंगी। वहीं कॉन्फ्रेंस हॉल में लगे CCTV कैमरे से तीनों भाई हर्षवर्धन जी, दादाजी और अनुज जी सनम को देख रहे थे। सनम का कॉन्फिडेंस, उसका प्रेजेंटेशन देने का तरीका, उसका एटीट्यूड उन सबको बहुत पसंद आ रहा था। हर्षवर्धन जी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी वही सनम है जिसे खुद का होमवर्क करने में भी मौत आती थी। सनम की बात सुनकर अभिमन्यु के चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगता है, लेकिन वह अपने गुस्से को बाहर नहीं आने देता। तभी अभिमन्यु सनम की तरफ देखकर कहता है, देखिए मिस मल्होत्रा, प्रेजेंटेशन आपने दी, इंप्रेशन आपका बना, तो ये प्रोजेक्ट भी आपको ही करना होगा, वरना मैं ये प्रोजेक्ट किसी और कंपनी को दे दूंगा, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के साथ काम करना पसंद ही नहीं करता जो प्रेजेंटेशन कोई और बनाए और कोई और उसे प्रेजेंट करे कोई और।
वही अभिमन्यु की बात सुनकर सनम को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ न कहकर कहती है ठीक है, ये प्रोजेक्ट मैं ही हैंडल करूंगी। वही कॉन्फ्रेंस हॉल में लगे सीसीटीवी कैमरे से तीनों भाई हर्षवर्धन जी, दादाजी और अनुज जी सनम को देख रहे थे। सनम का कॉन्फिडेंस, उसका प्रेजेंटेशन देने का तरीका, उसका एटीट्यूड उन सबको बहुत पसंद आ रहा था। हर्षवर्धन जी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी वही सनम है जिसे खुद का होमवर्क करने में भी मौत आती थी। हर्षवर्धन जी दादाजी की तरफ देखकर बोलते हैं, पापा आपको नहीं लगता कि सीढ़ियों से गिरने के बाद सनम बिल्कुल बदल गई है? पुरानी सनम और इस सनम में जमीन आसमान का अंतर है। दादाजी हर्षवर्धन के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहते हैं, बेटा जब कोई हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है ना, तो इंसान खुद व खुद बदल जाता है। और तुम फिक्र मत करो, हमारी सनम मैच्योर हो गई है। हम हमेशा यही सोचते थे ना कि सनम का क्या होगा, लेकिन आज की सनम को देखकर हमें लगता है कि उसे किसी की प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो उसे खुलकर उसकी ज़िंदगी जीने दो। उसे बिजनेस सीखना है तो उसे बिजनेस सीखने दो, और मैं चाहता हूँ ये प्रोजेक्ट सनम ही करे, क्योंकि मिस्टर राजावत के साथ काम करके सनम को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए मेरा ये फाइनल डिसीजन है। सब लोग दादाजी की तरफ देखकर कहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर सनम ये प्रोजेक्ट करती है तो। अपने बेटों और पोतों की बात सुनकर दादाजी को बहुत अच्छा लगता है। दादाजी वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं और कमरे में आने के बाद बालकनी में खड़े होकर कहते हैं, मैंने मिस्टर राजावत की आंखों में सनम के लिए जो जुनून देखा है, अगर वह सच हुआ तो हमारी सनम इस दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की होगी जिसे अभिमन्यु राजावत जैसा जीवन साथी मिलेगा। हमने पहले ही अभिमन्यु की शादी अपनी सनम से करवाने का फैसला ले लिया था। सनम को उनकी फैमिली पसंद भी करती है, लेकिन मुद्दा ये था क्या अभिमन्यु सनम से शादी करना चाहता है। लेकिन आज देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, इसलिए मैंने सनम को ये प्रोजेक्ट करने के लिए बोला। मेरी बेटी की जिंदगी में खुशियां आ जाए, इससे ज्यादा मुझे क्या ही चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सात्विक अपने घर पर इधर उधर चहलकदमी कर रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कल तक जो लड़की उसके प्यार में पागल थी, उसके पीछे दीवानों की तरह घूमती फिरती थी, आज वह लड़की उसे बेइज्जत कैसे कर सकती है। क्या ये सब कुछ वो इसलिए कर रही है कि सात्विक ने उसे रिजेक्ट किया था, या वह ये सब सात्विक की नज़रों में आने के लिए कर रही है? यही सब सोचते हुए सात्विक सोफे पर बैठ जाता है। तभी सात्विक का दोस्त संजय सात्विक से कहता है, जैसे तूने बताया उस हिसाब से अब सनम को तुझमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। संजय की बात सुनकर सात्विक को बहुत गुस्सा आता है। पता नहीं क्यों वह सनम को अपनाना भी नहीं चाहता था और उसे छोड़ना भी नहीं चाहता था। उसके मन में क्या था ये तो वही जानता था, लेकिन संजय की बात सुनकर सात्विक के दिमाग के तार हिल गए थे। सात्विक संजय की तरफ देखकर कहता है, मैं उसे अपनी जिंदगी में शामिल भी नहीं करूंगा और उसे किसी और का होने भी नहीं दूंगा, क्योंकि उसने मेरी सात्विक शर्मा की बेइज्जती की है। अब तुम देखो, मैं उसे पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत कर दूंगा और ताउम्र अकेली रहेगी, वह देख लेना इस बात को। संजय सात्विक के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, अपनी जिंदगी में खुश रहे सात्विक, और उसे अपनी जिंदगी में खुश रहने दे, क्योंकि वह तेरी जिंदगी से जा चुकी है। उसके बारे में शायद तुझे पहले नहीं पता था, लेकिन आज मैं तुझे बता देता हूँ। सनम मल्होत्रा कोई छोटी मोटी अरी लड़की नहीं है। सनम मल्होत्रा दुनिया के नंबर 2 पर आने वाली मल्होत्रा परिवार की इकलौती बेटी है। जयवर्धन मल्होत्रा की पोती, हर्षवर्धन मल्होत्रा की बेटी और समीर मल्होत्रा की बहन है। वह शायद समीर ने और सनम ने तुझे कभी बताया नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में पैसों के मामले पर नंबर 2 है मल्होत्रा फैमिली। लेकिन जब तूने उनकी बेटी को रिजेक्ट कर दिया, तो अब वह तुझे क्यों ही कोई मौका देंगे? तुझे क्या लगता है तेरा बिजनेस ऐसे ही चलने लगा था? तुझे प्रोजेक्ट ऐसे ही मिलने लगे थे? ये सब कुछ सनम कर रही थी तेरे लिए। तुझे ये घर खरीदने के लिए पैसे में नहीं बल्कि सनम ने दिए थे। मेरे पास इतने पैसे कहाँ थे जो मैं तुझे दे देता? तेरे घर में, तेरे किचन में जो भी सामान आया, वह कुछ सनम ने अपने हाथों से रखा था, और यह बात सिर्फ मैं जानता हूँ। अब जब तूने उसका दिल तोड़ ही दिया है तो खुश रहना। समीरा के साथ क्यों उसकी जिंदगी को बर्बाद करने पर तुला है? सात्विक हैरानी से संजय की तरफ देखकर कहता है, लेकिन ये सब कुछ तो मेरे लिए समीरा ने किया था ना, उसने खुद मुझे बताया। संजय हंसते हुए कहता है, तुझे लगता है उस मिडिल क्लास फैमिली की उस बेटी के पास इतना पैसा और पावर कहाँ से आ गई जो वह तेरे लिए इतना सब कुछ कर सके? अल्फाया संजय की बात सुनकर सात्विक का पूरा वजूद हल चुका था। आज जाकर उसे समझ आया था कि उसने क्या खो दिया है। तो संजय का हाथ पकड़कर कहता है, क्या सनम मुझे माफ करेगी जब मैं उसे ये सब कुछ बताऊंगा? संजय सोफे पर से उठकर खड़ा होता है और कहता है, नहीं करेगी, क्योंकि सनम मल्होत्रा अपनी एक बार छोड़ी हुई किसी चीज को दोबारा नहीं अपनाती। यह बात तुझे उसके बारे में कहीं भी देखने और सुनने को मिल जाएगी, इसीलिए अब उसकी आंखों के सामने कभी मत आना, क्योंकि इस बार अगर तुम उसके सामने आए तो वह तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर देगी। क्योंकि सनम मल्होत्रा प्यार भी शिद्दत से करती है और नफरत तो उससे भी ज्यादा शिद्दत से करती है। ये बोल संजय वहां से चला जाता है और सात्विक अपना सर पकड़ कर बैठ जाता है। समीरा के एक झूठ ने सात्विक से उसकी सनम को छीन लिया था। राजावत इंडस्ट्रीज
अभिमन्यु अपने केबिन में बैठा अपने ऑफिस का काम कर रहा था, तभी उसके ऑफिस का गेट एक झटके में खुलता है। गुस्से में अभिमन्यु जैसे ही सामने देखा है, अपने सामने अपनी मां को देखकर अभिमन्यु अपनी चेयर पर सूट कर खड़ा होता है और आकर वैष्णवी जी के पैर छूकर कहता है, आपके यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई मां, मैं खुद ही आपके पास आ जाता। शाम को वैष्णवी की गहरी सांस भरकर सोफे पर जाकर बैठ जाती है और कहती है, हमने आपकी शादी तय कर दी है, अब आपकी मर्जी हो ना हो आपको इस लड़की से शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि यह हमारी इज्जत और हमारे जवान का सवाल है। अभिमन्यु गुस्से में अपनी मां की तरफ देखकर कहता है, आपने मुझसे बिना पूछे मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया मां, और मैं आपको पहले ही बता चुका था कि मैं अपने लिए लड़की पसंद कर ली है, फिर क्यों आप दो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हैं। वैष्णवी जी अभिमन्यु की तरफ देखकर कहती है, जो लड़की अभी हमारे घर और तुम्हारी जिंदगी में आए नहीं तभी उसने हमारे घर में तमाशा और लड़ाइयाँ स्टार्ट कर दी, तो सोच अगर वह तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगी तो हमारे घर में कितने तमाशे होंगे, हमारी इज्जत हमारा खानदान सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अपनी मां की बात सुनकर अभिमन्यु गुस्से में वहां का बस उठाकर जमीन में मार देता है और गहरी गहरी सांस लेने लगता है। अभिमन्यु का गुस्सा देखा वैष्णवी जी भी एक पल को डर जाती है, लेकिन फिर भी वह वहीं खड़ी रहती है, क्योंकि वह जानती थी अभिमन्यु कभी उनके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं कर सकता और लास्ट में अभिमन्यु को वैष्णवी जी की बात माननी ही पड़ेगी। अपने बॉस के केबिन में से इस तरह लड़ाई झगड़े की आवाज सुनकर पूरा ऑफिस डर चुका था, क्योंकि सब जानते थे कि अब अभिमन्यु उन सब का गुस्सा अपने एम्प्लॉयज पर निकलेगा, इसलिए सब डर कर जल्दी जल्दी अपना काम करने लगते हैं, क्योंकि सबको अपनी जान और अपनी नौकरी बहुत प्यारी थी। अभिमन्यु अपनी मां की तरफ देखकर कहता है, मां मेरी एक बात आप कान खोलकर सुन लो, मैं अपनी जिंदगी में अपनी रानीसा के अलावा किसी और को जगह नहीं दूंगा। अगर आपने मेरी शादी जबरदस्ती उसे लड़की से करवा दी तो वह दिन मेरा राजावत परिवार में और राजावत महल में आखिरी दिन होगा, तो आप सोच समझकर फैसला लेना, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि अभिमन्यु राजावत अपनी बात से कभी मुकरता नहीं है। हमने तो खुद से कहा है कि हम उसे लड़की के कमिटेड हैं, अभी तक तो वह ये भी नहीं जानती कि कोई अभिमन्यु राजावत उससे मोहब्बत की करता है, तो आप कैसे हमारे बीच हो रही बातचीत का जिम्मेदार उसे समझ सकती हैं, क्यों आप उसे पर दोष दे रही हैं। अभिमन्यु की बात सुन वैष्णवी जी को एक तगड़ा झटका लगता है, क्योंकि वैष्णवी जी को नहीं लगा था कि उनका बेटा उनके खिलाफ जाकर ऐसी बात भी कर सकता है, लेकिन अब उन्हें अपनी सासू मां की बात सच होती नजर आ रही थी, इसीलिए वैष्णवी जी अभिमन्यु से बिना कुछ बोले अभिमन्यु के केबिन से निकल कर चली जाती है। वैष्णवी जी के जाने के बाद अभिमन्यु अपने ऑफिस में मौजूद सारी एंटी चीजों को तोड़ देता है, क्योंकि उसका गुस्सा उसे संभाले नहीं संभल रहा था, क्योंकि यह पहली बार था जब अभिमन्यु ने अपनी मां से इस तरह बात की थी और इस बात को अभिमन्यु बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन वह अपनी मोहब्बत को भी तो नहीं छोड़ सकता था। उसकी मां समझने की कोशिश ही नहीं कर रही थी कि अभिमन्यु की खुशी किस में है। वही वैष्णवी जी अभिमन्यु के केबिन से निकलने के बाद अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाती है और अपने मन में गुस्से और नफरत की भावना से कहती है, हम उसे लड़की को कभी अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे जिसने हमारे घर में आने से पहले ही हमारे बेटे को हमसे छीन लिया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।